इस संविधान में देखिए आपका अनुच्छेद 19 चल रहा था और अनुच्छेद 19 का आपका जो दूसरी स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को दी गई है वह आपका है कि आप शांतिपूर्वक और बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, आपका ये या बैठक कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप क्या मने बंद या हड़ताल बंद कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मार्केट बंद हो जाए, व्यवस्था रुक जाए, तो ये संभव नहीं है। आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन करिए, जुलूस निकालिए, बैठक करिए, लेकिन शांतिपूर्ण करिए और बिना हथियार के। अब यहाँ आपका अमेरिका से भी कुछ जोड़कर पढ़ना है और अमेरिका से ये पढ़ना है कि अमेरिका में हथियार रखना और हथियार लेकर चलना ये संवैधानिक अधिकार हैं वहाँ का। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को हथियार रखने और हथियार लेकर चलने का ये संविधान अधिकार देता है। इसका दुष्परिणाम भी होता है, आप देखे होंगे अमेरिका में हमेशा गोलीबारी होती रहती है, कभी स्कूल में तो कभी कहीं, और तमाम लोग मारे जाते हैं। समस्या ये है कि सरकार चाह कर भी इस पर इतना आसानी से प्रतिबंध नहीं लगा सकती। आपका सरकार मने प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक प्रतिबंध नहीं है। भारत में हथियार लेकर चलना आपका प्रत्येक व्यक्ति का आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अधिनियमित अधिकार जरूर है कि जिन्हें लाइसेंस मिला है हथियार का वह हथियार लेकर चल सकते हैं। लेकिन भारत में एक वर्ग है जो सिख समुदाय है, उसे कृपाण धारण करने का मने मूल अधिकार दिया गया है। यानी कि भारत में केवल एक वर्ग है, आपका कह सकते हैं जो सिख समुदाय है, उसको ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि वह तलवार लेकर, यानी कि जो कटार होती है, या कृपाण धारण कर सकता है। तो देखे होंगे कि लेकर चलते भी हैं और जब आपका मारपीट होती है तो उसका क्या करते हैं, प्रयोग भी। कई जगह आपका तलवारबाजी हुई है, चाहे आपका लाल किले पर हमला हो या कहीं भी हो। अब समस्या ये आई कि इसको कोरिलेट थोड़ा करना है और इस पर प्रतिबंध राज्य किस आधार पर लगा सकता है, तो इसको पहले प्रतिबंध देख लिया जाए। राज्य चाहे तो जुलूस निकालने, बैठक करने, सम्मेलन करने या सभा करने पर रोक लगा सकता है। और यह जो अनुच्छेद 19(1)(b) में जो ये अधिकार हैं, इस पर प्रतिबंध का आधार अनुच्छेद 19 के क्लाज 3 में दिया गया है। यानी कि मैं एक चार्ट बनवाया भी था। क्लास 3 में दो आधार हैं। पहला भारत की प्रभुता और अखंडता, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, और दूसरा आपका पब्लिक आर्डर, यानी कि लोक व्यवस्था। अगर सरकार को लगता है कि आपके जुलूस निकालने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, सभा करने से के कारण आपका कह सकते हैं कि लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है, तो सरकार आपका इस अधिकार पर भी उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तो याद रखिए आधार। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कितने आधारों पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता था? 8 आधार। लेकिन बिना हथियार के सम्मेलन करने, जुलूस निकालने या बैठक करने, सभा करने पर प्रतिबंध लगाने का आधार कम है। केवल कितने आधार हैं? 2।
लोक व्यवस्था एक अनिश्चित शब्द है और इसी का सहारा राज्य ज़्यादा लेता है। अब इसको कोरिलेट करना है और कोरिलेट ये करना है तमाम जगहों से इस प्रावधान को कोरिलेट करना है। पहले हम देखते हैं पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 पर गौर करते हैं। आपका पिछली बार भी एपीओ में धारा 30 से क्वेश्चन आया था और इस बार भी आया है कि मार्ग में कितना संगीत बजे इसको रेगुलेट पुलिस कर सकती है। धारा 30 के क्लाज 4 में प्रावधान है। तो धारा 30 क्या कहती है, 30 कहती क्या है, पहले वो समझिए। अगर मजिस्ट्रेट की ये राय है कि अगर कोई जुलूस निकले या बैठक हो, सभा हो, प्रदर्शन हो, वह अनियंत्रित हो सकता है और डिस्टर्ब लोक व्यवस्था हो सकती है। तो पुलिस माने ये अपेक्षा मजिस्ट्रेट कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए और बैठक करने, जुलूस निकालने या सभा करने से पहले पुलिस द्वारा लाइसेंस लीजिए। लाइसेंस पुलिस जब देती हैं तो ऐसी दशा में कंडीशन या शर्तें लगा सकती हैं कि आप सभा करिए, जुलूस निकालिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन इन शर्तों का क्या करिए, पालन। ये पहला नियम। अगर शर्तों का उल्लंघन किया गया तो ये दंडनीय होगा, इसमें कोई शक नहीं है पुलिस एक्ट के तहत। अब पुलिस एक्ट के बाद आपको आईपीसी में आना है और आईपीसी में कम से कम 2-3 धाराएं तो जरूर याद रखिएगा। पहला आपका, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र हो गए हैं, बैठक कर रहे हैं और उनका उद्देश्य अच्छा न होकर बुरा है, यानी कि आईपीसी की धारा 141 में 5 पर्पज दिए गए हैं, 5 सामान्य उद्देश्य दिए गए हैं। आपका कॉमन ऑब्जेक्ट कितने दिए गए हैं, 5। अगर उन 5 में से एक या अधिक कार्यों के लिए कम से कम कितने व्यक्ति जुटे हो, 5, तो ये इनकी जो असेंबली है, इनकी जो सभा है, इनका जो समूह है, उसे अब अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव या अवैध सभा कहा जाए। अब आया कि अगर अवैध सभा के सदस्य बल या हिंसा का प्रयोग करने लगें तो ये राइट यानी कि बलवा माना जाएगा। धारा 146 में परिभाषित है, 147 में, 147 में सामान्य बलवे के लिए दंड और गंभीर या घातक आयुध के साथ बलवा कर रहे हैं तो एक सेक्शन और आगे बढ़ जाएंगे, 148। 148 इसी बार यूपी एपीओ में आया था, यानी कि 2 क्वेश्चन हमने कोरिलेट करके, भले संविधान चल रहा हो, यूपी एपीओ का भी आपका 2 क्वेश्चन हमने कोरिलेट कर दिया। आईपीसी के बाद आप सीआरपीसी में आएंगे और सीआरपीसी की कुछ धाराएं पढ़ेंगे। अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जुटे हैं और उनका जमाव वैध नहीं है, अवैध हो गया या लाइसेंस की शर्तों का उन्होंने क्या किया, वायलेशन, तो सिविल बल का पहले प्रयोग किया जाएगा, जमाव को तितर बितर किया जाएगा, बिखर जाने का समादेश दिया जाएगा। तो पहले किस बल का प्रयोग, सीआरपीसी की धारा 129 के तहत सिविल बल, और नहीं संभलती है हालत तो 130 में सशस्त्र बल यानी कि केंद्रीय बल आ जाएंगे और जमाव को क्या करेंगे, तितर बितर। अगर व्यक्तियों के जमाव से ये आशंका है कि विधि व्यवस्था डिस्टर्ब होगी, आपका कह सकते हैं दंगा हो जाएगा, बलवा हो जाएगा,
तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 144 का सहारा ले सकता है और 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह एकत्र होने पर क्या लगा सकता है? रोक। 144 और 144 ए दोनों धाराएं पढ़नी है। अब ये आया, एक केस आया और उसी केस को सतर्कता से देखना है। सीआरपीसी की पहले धारा देखी जाए, उसी पर केस है और इस खंड पर भी वो केस है। यानी कि जो हम अनुच्छेद 19(1)(b) चल रहे हैं, दूसरी स्वतंत्रता भी आपका 4 स्वतंत्रता ही बचा है, इस पर ही केस है। याद रखिएगा, पूछा जाता है लगातार। मधुलिमय, मधुलिमय बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर। इस वाद में सीआरपीसी की धारा 144 को चैलेंज किया गया था और किस आधार पर किया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के आधार पर। इस आधार पर किया गया था कि हजूर हमें शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने, बैठक करने, जलूस निकालने, एकत्र होने का अधिकार है और ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा हमारे इस अधिकार पर रोक लगा रहे हैं। अतः सीआरपीसी की धारा 144, 144 समूल अधिकार का हनन करती है, अतः शून्य घोषित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप एक तरफ आपका मूल अधिकार है तो दूसरी तरफ पब्लिक आर्डर भी है, भारत की संप्रभुता और अखंडता भी है, तो ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है और 144 के तहत का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश देकर आपके इस अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। ये जो रोक है हमेशा के लिए नहीं होती, तो ये अल्प समय के लिए होती है, यानी कि एक अस्थायी प्रावधान है। तो समय याद रखिएगा, एपीओ में हमने बताया भी था। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम 2 माह के लिए धारा 144 लगा सकते हैं और राज्य सरकार चाहे तो कितने समय के लिए और बढ़ा सकती हैं? 6 माह। तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है हर हाल में? 8 माह। तो बताइए, हमेशा के लिए है कि कुछ समय के लिए? अस्थाई नेचर की हैं और वैध हैं। तो किस केस में सीआरपीसी की धारा 141 को संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी या संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने माना? तो आपका जवाब रहेगा मधुलिमय बनाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुंगेर, उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर, एसडीएम कहते हैं, एसडीएम मुंगेर। अगला मूल अधिकार आ जाए आपका। ये तो कह सकते हैं कि मूल अधिकार हो गया आपका, जो स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा है, ये दूसरा अधिकार रहा। अब अगला अधिकार आइए, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण से था। तीसरा देखिए भाई, अनुच्छेद 19(1)(c) देखा जाए, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई संगम या संघ यानी कि यूनियन या सहकारी समिति को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का मूल अधिकार होगा। यानी कि ये स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो वर्तमान में एक फंडामेंटल राइट है और किस अनुच्छेद में समाहित है? अनुच्छेद 19(1)(c). अब देखिए, इसका पहले व्यू देखा जाए। ये जो मूल अधिकार हैं कि आप कोई संगठन बनाइए, दल बनाइए, राजनीतिक दल बनाइए, संगम बनाइए, कंपनी बनाइए,
ये सब आपका इसी में समाहित हैं। तो राजनीतिक दल बनाने का अधिकार भी इसी में क्या है, समाहित। कोई आप संगठन बनाना चाहते हैं, वकीलों का ही संगठन बनाना चाहते हैं, विद्यार्थियों का बनाना चाहते हैं, तब भी आपको ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन ये अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। आपके इस अधिकार पर राज्य चाहे तो प्रतिबंध लगा सकता है, और प्रतिबंध का आधार आपका खंड 4 में दिया गया है। पहले प्रतिबंध देखा जाए, उसके बाद अधिकार देखा जाए। देखिए खंड 4 में ये दिया गया है कि राज्य चाहे तो भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था या सदाचार, यानी कि कितने आधारों पर इस अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। तो 3 आधार याद रखिएगा। कौन कौन आधार हैं? अगर आपके संगठन या समूह या दल या राजनीतिक दल या कोई भी संगठन है, अगर आपके संगठन के कारण क्या हो रहा है, भारत की संप्रभुता और अखंडता डिस्टर्ब हो रही है, पब्लिक आर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, या मोरालिटी यानी कि नैतिकता डिस्टर्ब हो रही है, तो आपके इस अधिकार पर राज्य युक्त युक्त विधि बनाकर युक्ति युक्त यानी कि आपका माने प्रतिबंध उचित लगा सकता है। अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले देखिए, उसके बाद आपका और देखा जाए। देखिए जो सहकारी समितियां काम कैसे करती हैं ये पहले देखिए। जब भारत आज़ाद हुआ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी काफ़ी चलती थी। सहकारी समितियों में होता क्या था कि आपस में कई लोग जुटते थे, पैसा लगाते थे, समिति बनाते थे, और वह समिति किसी विषय पर काम करती थी। धीरे धीरे सामूहिकता का जो आपका व्यू था वह घटने लगा, और व्यक्तिवाद प्रभावी होने लगा। यानी कि अब ज़्यादा लोग मिलजुल कर काम नहीं करते, बल्कि अकेले ही काम करना पसंद करते हैं। तो एक समय आया था कि भाई जवाहरलाल नेहरू के समय सहकारी कृषि को भी मान्यता दी गई थी। तमाम सहकारी समितियां बनाई गई। सहकारी कृषि का मतलब ये हुआ कि अगर छोटे छोटे किसान हैं, एक एक दो दो बीघा जमीन है, तो 10-20 किसान जुट जाएं, समिति बना लें, और सामूहिक रूप से अपने जमीन में क्या करें, खेती। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो ऐसा मिलना क्या हो रहा है, मुश्किल। फिर पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना फंडामेंटल राइट बना दिया गया। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध आपका 3 में से किसी आधार पर लगाया जा सकता है। अब समस्या ये आई, आपका आगे देखा जाए कि जहाँ तक संगठन या दल या कोई संगम या कंपनी या राजनैतिक दल बनाने का अधिकार है, ये जो आपका अधिकार है ये अनुच्छेद 19(1)(c) से उत्पन्न होता है। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन प्री में आया है कि सहकारी समिति बनाना किस अनुच्छेद में ये फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो गलत न हो, अनुच्छेद 19(1)(c) में। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि कब ये ऐड किया गया, तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कब, उसको अंडरलाइन करिए, 97वें अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान में संशोधन किया गया। और कौन सा संशोधन किया गया, 97वां। और आपका कह सकते हैं कि ये प्रावधान जोड़े गए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है आपका कि संगम बनाने का जो अधिकार है,
या संगठन बनाने का जो अधिकार है या समिति बनाने का जो अधिकार है, उसमें आपका क्या क्या शामिल है और कौन कौन व्यक्ति संगठन बना सकते हैं और क्या राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है कि नहीं, ये समस्याएं आती हैं। तो राज्य चाहें तो अनुच्छेद 33 और 34 का सहारा लेते हुए जो लोक सेवक हैं या जो आपका कह सकते हैं कि जो सुरक्षा से जुड़े माने आपके विभाग हैं या सैन्य विभाग हैं, उसमें संगठन या आपका संगम बनाने से प्रतिबंधित कर सकता है। जैसे कि पुलिस वाले हुए, तो आपका पुलिस में राज्य चाहें चूँकि लोक व्यवस्था ये संभालती हैं, तो संगठन बनाने से क्या कर सकता माने राज्य क्या लगा सकता है, प्रतिबंध। अब ये है कि अगर राज्य प्रतिबंध लगाता है तो इसको हम चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है अलग बात है, लेकिन जहां एक ओर आपका अधिकार है तो दूसरी ओर राज्य के पास प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों का गठन किया जाता है वह किस अनुच्छेद से कवर होगा, यानी कि राजनीतिक दल बनाना आपका एक मूल अधिकार है। आप भी चाहें तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट है और अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या है, समाहित है। अब देखिए आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपका संगठन बनाने पर रोक लगा दी है सरकार ने। एक बार आपका विद्रोह हो गया था यूपी में और तब से संगठन पर क्या लगा दिया गया, रोक। ऐसे ही सेना में आप संगठन नहीं बना सकते। संगठन का एक खतरा भी रहता है, ये खतरा है कि वह लोगों को जुटा के हो सकता है कि सरकार के विरुद्ध ही क्या करा दे, विद्रोह। इसीलिए जो सैन्य मामले हैं या जो आपका राज्य की सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा अपना संगठन बनाने पर क्या लगाई गई है, रोक। लेकिन जैसे रेलवे वाले अपने संगठन बनाए हैं, कर्मचारी बिजली विभाग बनाया है, फिर आपका कह सकते हैं कि बैंक वाले बनाए हैं संगठन, कारखाने वाले बनाए हैं, लेकिन कहीं आपने क्या सुना कि सेना वाले भी बनाए हैं। तो ऐसी दशा में अनुच्छेद 33 और 34 भी कुछ हद तक पढ़ना है कि राज्य चाहें तो कानून बनाकर उस संस्थाओं को संगठन या संगम बनाने पर क्या कर सकता है, रोक सकता है। अब देखिए यहाँ आपका जो माने करंट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो आपका माने संगठन था, इस पर राज्य सरकार ने इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये संगठन भारत की संप्रभुता और अखंडता पर अटैक करता है। अब ये है कि सरकार ने भले ही 5 साल के लिए रोक लगा दी हो, लेकिन सरकार के आदेश को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट में सरकार को साबित ही करना होगा कि ये संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। अगर नहीं सरकार साबित कर पाती तो जो अधिसूचना सरकार की है कोर्ट रद्द कर देगा और संगठन अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगा। अब वैसे कोर्ट में चुनौती दी ही जानी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए, जैसे कंपनी बनाने का अधिकार आ गया, भागीदारी बनाने का अधिकार, वकीलों द्वारा अपना संगठन बनाने का अधिकार, तो वकील वर्ग बनाया है कि नहीं, बनाया ही है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश संस्था है, संगठन है। और आपका केंद्र स्तर पर हम देखें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब अधिकार कहाँ से मिलते हैं,
अनुच्छेद 19(1)(c). लेकिन इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। और प्रतिबंध लगाने का राज्य लगा सकता है कितने आधारों पर? तीन आधार याद रखिए। पहले, भारत की संप्रभुता और अखंडता, ये बताना नहीं है, लोक व्यवस्था मैं कई बार बता चुका हूँ। तीसरा, सदाचार और नैतिकता, यानी कि ये जो संगठन है यह अनैतिक कार्य के लिए बना है। तो दो चार तो अनैतिक कार्य दिखाइए, जैसे कि लोगों ने संगठन बना लिया और वेश्यावृत्ति के लिए बना लिया, तो क्या ये संगठन पर रोक लगाना वैध होगा कि अवैध होगा? वैध। आपका कह सकते हैं कि आपका लोगों ने संगठन बनाया और अवैध धंधों के लिए बना दिया कुल मिलाकर, तो ऐसे संगठनों पर या नैतिकता का वायलेशन संगठन करते हैं, मोरालिटी का, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है कि नहीं? लगाई जा सकती है। तो अगला देखिए अधिकार आपका, अगला जो मूल अधिकार आपको दिया गया है वह देखा जाए, आपका अनुच्छेद 19(1)(d) देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) आपका डी में, कि वह भारत में कहीं भी संचरण कर सकता है, यानी कि भारत में आपका कहीं भी घूम सकता है। अब घूमने के अधिकार में, जाने के अधिकार में, अब क्या, अब यही आपका 4-5 पॉइंट आपको सतर्क रहना है। एक जो पॉइंट आपको पकड़ना है कि भारत में कहीं भी आइए जाइए, आपकी स्वतंत्रता है। अबाध, अबाध एक शब्द लिखा है, अबाध मतलब कि बाधा नहीं डाली जाएगी। लेकिन लग गया तो फिर समस्या, लेकिन लग गया तो समस्या गंभीर है कि इस फंडामेंटल राइट पर भी राज्य रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और आधार आपका आगे देखा जाए, आधार जो दिया गया है अनुच्छेद 19 के क्लाज 5 में, तो भाई हमेशा आपका आगे बढ़ते रहना ही, हाँ 5 ही है आपका। अनुच्छेद 19(1)(d) ऐसे पढ़ा जाता है, रीड विथ अनुच्छेद 19 का क्लाज कौन? 5। यानी कि भारत में कहीं भी आपको आने जाने और घूमने की, चलने की, फिरने की आज़ादी दी गई है। लेकिन जो अनुच्छेद 12 वाला राज्य है, आपकी इस आज़ादी पर रोक लगा सकता है। तो रोक आपका लगाया जा सकता है किन आधारों पर? 2 आधार। तो दोनों आधार याद रखना है। पहला, सामान्य जनता के हित में, और दूसरा अनुसूचित जनजाति के हितों में। फिर एक बार देखिए, आधार 2 है सामान्य जनता के हित में। अगर आपके घूमने फिरने या कहीं जाने से सामान्य जनता डिस्टर्ब होती है, तो आपको घूमने से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। इस पर कम से कम 2-3 पॉइंट याद रखना है और 3 एंगल से हम बताएंगे। अभी शुरू करते हैं, पहले सामान्य बातें हो जाए। पहला, जो हेलमेट लगाकर चलने का है आपका, उसको देखा जाएगा। दूसरा, जो वेश्याएं हैं उनके चलने फिरने पर देखा जाएगा। तीसरा, जनजातीय क्षेत्र देखा जाएगा। और चौथा, भाई विदेश में जाने का अधिकार, यानी कि विदेश में जाकर मोदी जी और आपका राहुल जी जैसे घूमिए, ये अधिकार कहाँ है? तो 4-5 पहले अधिकार जानिए। पहला अधिकार जानिए, उसके बाद केस, और उसके बाद पहले भारत और विदेश में अबाध संचरण, आने जाने की आज़ादी देखिए।
अनुच्छेद 19(1)D केवल और केवल भारत के ही नागरिकों को, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। भारत के नागरिकों को भारत राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से बिना किसी बाधा के संचरण का अधिकार देता है। यानी कि एक जगह से आप दूसरी जगह आ जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)D में समाहित है। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि एक ही जिले में संचरण, कि एक ही राज्य में, कि पूरे भारत में। तो आपका जवाब रहेगा पूरे भारत में। यानी कि यूपी से एमपी जाइए, गोवा जाइए, बॉम्बे जाइए, कोई रोक टोक नहीं है आपका, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप तो भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करने का जो ये अधिकार है अनुच्छेद 19(1)D में समाहित है। पहला नियम याद रखिए। अब विदेश जाने का अधिकार, तो इस पर आपका दो केस देखना है, एक सतवंत सिंह का और दूसरा मेनका गांधी का। सतवंत सिंह और मेनका गांधी के वाद में, ये दोनों वादों में स्पष्ट बताया गया कि विदेश में जाकर घूमने और अपनी बातों को प्रकट करने का अधिकार आपका, तो विदेश में घूमने का अधिकार, संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)D में समाहित नहीं है। क्योंकि यहाँ तो केवल क्या कहा गया है, भारत में। तो आपका किस अनुच्छेद में ये समाहित हैं, तो आर्टिकल 21 में। तो विदेश में जाने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार पूछ ले तो 19 न मारिएगा, कौन सा अनुच्छेद मारना है, 21। और विदेश से भारत में वापस आने का अधिकार तो भी कहीं नहीं है, तो किस अनुच्छेद में समाहित होगा, 21 में। फिर एक बार तीनों याद रखिए। तो पूरे भारत में कहीं भी आने जाने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)D। विदेश जाने का अधिकार 21। विदेश से भारत में वापस आने का अधिकार भी 19 में नहीं है, कहाँ है आपका 21 में। और विदेश में भी जाकर अपनी स्पीच देने का अधिकार पूछे तो अनुच्छेद 19(1)A, वहाँ भारत नहीं लिखा है। फिर एक बार समझिए, एक बार गौर करिए बेयर एक्ट पर आप यही आपका गलत हो सकता है। विदेश में जाकर अपने विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19(1)A में समाहित है। क्योंकि कहीं ये नहीं लिखा गया है कि केवल भारत में आप अपने विचार प्रकट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश में जाकर भी अपने विचार प्रकट करना अनुच्छेद 19(1)A में ही क्या है, समाहित। तो दो केस याद रखिए, किस केस में, सतवंत सिंह के, और दूसरा कौन है, मेनका गांधी। डिटेल में मेनका गांधी 21 में चलेगा, आर्टिकल 21 में डिटेल में 10 मिनट हम बताएंगे क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन आइए देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन आपका ये निकला कि हेलमेट पहनकर, तो सरकार ने एक कानून बनाया कि आपका जो हेलमेट होता है, यानी कि सिर को जो सुरक्षा प्रदान करता है, या सिर का जो टोप होता है, आपका टोप कहा जाता है। अब सरकार ने ये नियम बनाया कि ये पहनना अनिवार्य होगा, और जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनेगा वह दंड का भागी होगा और उससे फाइन वसूला जाएगा। तो आपका अजय कानू का केस है, याद रखिएगा, हेलमेट वाला। अजय कानू बनाम भारत संघ का केस है, हेलमेट वाला केस उपनाम है। अजय कानू वर्सेज
अजय कानू बनाम भारत संघ का केस है आपका AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में आपका कह सकते हैं कि जो अजय कानू ने ये तर्क दिया कि जो हेलमेट लगाकर और घूमने आप कहीं निकलिए, ये हमारे जो संचरण का अबाध अधिकार है इस पर प्रतिबंध लगाता है। और आपका तो उच्चतम न्यायालय ने आपका ये कहा कि ये प्रतिबंध भले लगाता हो लेकिन सामान्य जनता के हित में है, आपके हित में है, व्यक्तिगत हित में भी है। आपको सरकार सुरक्षित रखने के लिए ही ये नियम बनाई है। अतः ये नियम प्रतिबंध भले हो लेकिन उचित प्रतिबंध है, यानी कि हेलमेट लगाकर चलने को जो कानून है उसको उच्चतम न्यायालय ने वैध माना कि अवैध माना? वैध माना। तो किस केस में चुनौती दी गई थी? अजय कानू। एक वर्ग है जिसे हेलमेट लगाने की आवश्यकता नहीं है आज भी, वह सिख समुदाय है जो पगड़ी रखता है, क्योंकि उनकी पगड़ी इतनी मोटी होती है कि आपका हेलमेट का ही क्या कर जाती है काम। तो हथियार ले कृपाण धारण करना अनुच्छेद 25 में किसका मूल अधिकार है? सिख समुदाय का। और जो पगड़ी वाले मोटी बांधते हैं उनको हेलमेट लगाने से क्या मिली है? अब आप ही सोचिए, पगड़ी के ऊपर अगर हेलमेट लग जाए तो कहाँ हेलमेट आ पाएगा? वैसे ही हम लोगों में नहीं आता। आप मोबाइल लगाने पर तो दिक्कत होती है, तो इतना मोटी पगड़ी हो जाएगी तो उसके लिए स्पेशल हेलमेट क्या करना पड़ेगा? अब कितना बड़ी पगड़ी बांधा है को ये कौन जानता है। तो उनको छूट दी गई है। अब आ जाइए अगला, जो हेलमेट के बाद आपका देख लिया जाए संचरण की आज़ादी। तो आपने देखा था अभी कुछ समय पहले ही जो पंजाब के CM हैं आपका भगवत मान जी, तो मैं बताया था कि कभी काल दो बूंद भी कमाल कर देता है और बड़े बड़े काम करवा देता है। तो भाई मान जी आपका एक बार विवाद उत्पन्न हुआ कि दो बूंद लेकर संसद में जाकर उल जलूल बोले थे। अब तो पंजाब के क्या हैं, CM हैं। तो अभी गए थे विदेश, वहाँ भी 4 घंटा फ्लाइट लेट हो गई, उतार दिया गया। तो गुप्त सूचना आई कि दो बूंद लिए थे और उसी चक्कर में क्या किए, उतार दिए गए। अब लिए थे कि नहीं जांच का विषय है। आपका आप वाले देख परेशान इस समय देख ही रहे हैं कितना है, कोई ना कोई जेल चला ही जा रहा है आपका घोटाले में। तो केंद्र सरकार जबरदस्ती परेशान भी करने में लगी है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐलान भी कर दिया है कि 2024 में नीतीश और ममता गायब होंगे और असली चुनाव किसके बीच होगा? आपका मोदी और केजरीवाल। तो भाई सरकार के पास पावर होता है, विपक्षियों को कुछ तो पावर का दर्शन क्या करेगी, कराएगी, और करा भी रही है आपका हर एक जगह। तो अलग बात है। अगला देखिए, इसमें अभी तमाम चीज़ें इसमें बची हैं। दूसरा पॉइंट ये आया कि आपका वेश्याओं का मामला आया कि अगर सरकार ये नियम बनाए कि वेश्याएं इस इलाके से बाहर नहीं जाएंगी, तो क्या इस नियम को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि ये जो नियम है ये हमारी आबाद संचरण की आज़ादी पर रोक लगाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य जनता के हित में, आम आदमी की भलाई के लिए ये रोक है। अतः वेश्याओं को आपका एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पर जो रोक लगाया जाता है वह किसके हित में है? सामान्य जनता। तो केस आया उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या का। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या का केस आया और ये वेश्याओं के संचरण पर रोक लगाने को वैध माना गया।
तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौन सा? कौशल्या। ये दूसरा केस आया। तीसरा एंगल देखिए कि सामान्य जनता की, आपका कह सकते हैं, आपका अब ये है कि आपका भारत में कहीं भी संचरण की आज़ादी से आपको रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ और भी कानून हैं, जैसे कि आपका एक कानून हम बताते हैं, SC/ST एक्ट, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सेक्शन 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। यहाँ ये आपका है कि मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को SC/ST की एरिया से बाहर भेज दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, तड़ी पार कर दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है, यानी कि ये उस एरिया से कहाँ? बाहर। तो अब ये समस्या है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में घूमने की आज़ादी पर रोक लगाई जाए और सामान्य जनता के हित में, SC/ST के हित में, तो क्या ये वैध होगा कि नहीं होगा? वैध होगा। और स्पष्ट रूप से स्पष्ट लिखा गया है सेक्शन 10 में SC/ST एक्ट के कि मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि अधिकतम 3 साल के लिए तुम SC/ST की एरिया से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुमसे ये पॉसिबिलिटी है कि तुम एट्रोसिटी या अत्याचार का अपराध कर सकते हो। तो ये रोक वैध होगी कि अवैध होगी? वैध होगी। याद रखिए, ये रोकें उचित मानी जाएंगी, आम जनता के फेवर में क्या बनाई गई हैं। और भी कानून है, अब उतना बताना भाई संभव नहीं है। अगला ये नियम देखा जाए। अगला जो नियम हमें पढ़ना है, आपका कह सकते हैं पढ़ना है, अब खतरनाक व्यक्तियों को, तो अगर खतरनाक व्यक्तियों को आपका उनके कहीं भी आने जाने पर रोक लगा दी जाती है तो वो भी सही मानी जाएगी। यानी कि आपका जैसे कि रासुका लगाकर, राष्ट्रीय सुरक्षा लगाकर जेल में क्या किया जाता है? बंद। कि ये खतरनाक व्यक्ति हैं, बाहर रहेगा तो विधि व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब। भाई सरकार इसका यूज करती है। अगला नियम देखिए आपका पहला, इस पर जो अबाध संचरण कहीं भी आ जा सकते हैं भारत में, इस पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है वह 2 आधार। पहला साधारण जनता के हित में, तो 2-3 हमने आम जनता के हित में बताया, हेलमेट वाला उदाहरण बताया, फिर आपका SC/ST वाला उदाहरण बताया और एक बेश्या वाला। दूसरा जो है अनुसूचित जनजाति के हित में, ये थोड़ा समझना है। देखिए जो जनजातियां होती हैं उनके अपने नियम कायदे होते हैं, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन जनजातियों के बीच में जाता है तो हो सकता है कि उनको डिस्टरबेंस पैदा हो, या हो सकता है कि उनके नियम कायदों का आप उल्लंघन करें, और जान को खतरा भी रहता है, और उनकी परंपराएं भी आपका कह सकते हैं, हो सकता है कि उनकी परंपराओं का आपने क्या कर दिया? उल्लंघन। और ये भी हो सकता है कि जो जनजातीय लोग हैं वह बाहरी लोगों को अपने यहाँ आने न दें, अतः सरकार चाहे तो जनजातीय लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए आम जनता का प्रवेश, भले भारत में हो, आम जनता का प्रवेश उनके इलाके में क्या कर सकती है? रोक सकती है। आपका जैसे कि असम की तमाम जनजातियां हैं
जहां उनके अपने नियम हैं और बाहरी लोगों को जाने पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध। फिल्में भी आप लोग खूब देखते होंगे, तमाम फिल्में बनी हैं जहाँ की आपका हीरो और हीरोइन चला गया जनजातीय क्षेत्र में और जनजातियों ने पकड़ लिया और क्या क्या सलूक किया, कैसे आपका। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो जनजातियों को मुख्य धारा में भी लाने का काम कर रहे हैं और आपका सरकार भी योजना चला रही है। आपका तमाम जनजातियां विश्व में ऐसी हैं जिसे आज तक खोजा ही नहीं जा सका, जो आपका जंगलों में रहती हैं। तमाम जनजातियां हैं, भारत में भी हैं। आपका भारत में जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अभी घटना हुई भी थी। आपका एक द्वीप है जहां आज तक न तो भारत भारत का ही क्षेत्र है, जनजातियों का क्षेत्र है, न तो सेना पहुंची, न ही कोई पुलिस पहुंची। एक अमेरिका का व्यक्ति चला गया तो जनजातियों ने मार डाला और मारकर समुद्र के किनारे हो हल्ला मचा रहे थे। तो ऐसी दशा में और आज तक पता नहीं लग पाया, लाश भी नहीं मिल पाई, क्योंकि जैसे जाइए वो छुपे रहते हैं, तीर कमान और भाला क्या करते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये प्रतिबंध लगाया गया है कि जो जनजातीय लोग हैं उनकी एरिया में बाहरी कोई प्रवेश न करे। तो राज्य रोक लगा सकता है कि नहीं? तो रोक का आधार कितना हुआ? दो। पहला कौन सा हुआ? आपका सामान्य जनता के हित में, और दूसरा कौन? जनजातीय क्षेत्रों। अगला ये आगे देखा जाए आपका अगला जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि आपका अनुच्छेद 19(1), आपका ई देखिए, अनुच्छेद 19(1)(ई) और रीड विथ आपका अनुच्छेद 19 का क्लाज 5 ही पढ़ना है। यानी कि जो आपका डी में आधार के प्रतिबंध थे, वहीं आधार के प्रतिबंध किस में है? खंड ई में भी। तो ई में है क्या? स्वतंत्रता। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बह जाने की स्वतंत्रता है। यानी कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है, माने कि कुछ समय तक के लिए जाकर रुक सकता है और वहाँ बस सकता है। बस सकता है का मतलब ये हुआ कि वहाँ मकान लेकर, जमीन लेकर अपना आवास बना सकता है। ये स्वतंत्रता है। यानी कि आप गोवा में जमीन लेकर मकान बना लीजिए, बॉम्बे में बना लीजिए, या होटल में ठहरिए कहीं भी। आपका अनुच्छेद 15 का क्लाज 2 भी देखना है, अनुच्छेद 17 भी देखना है। किसी होटल इत्यादि में जाति, धर्म, संप्रदाय क्या इत्यादि के आधार पर कोई विभेद किया जाएगा कि नहीं? नहीं। तो आप कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं पूरे भारत में। अब इस पर आपका, लेकिन इस पर भी रोक लगाई जा सकती है। एक तो सामान्य जनता के हित में और दूसरा आपका अनुसूचित क्षेत्रों, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में जाकर न बसिए। कब वो सब आपका अपने परंपरा का उल्लंघन होने पर मार दें, कोई भरोसा नहीं। सामान्य जनता के हित में अब यही आपका प्रतिबंध लगाना है कुछ। देखिए, आप कहीं भी जाकर बस सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि एक ही इलाके में इतना पॉपुलेशन न हो जाए कि सुविधाओं का अकाल पड़ जाए, न पानी मिले, न भोजन मिले, न सामान मिले। अतः सरकार घनत्व निर्धारित करती हैं। जब भी आप बिल्डिंग बनाइए तो भवन पास कराइए, तब बिल्डिंग बनाइए। आप
दुकान खोल रहे हैं तब परमिशन लीजिए। आवासीय परिसर में आप दुकान नहीं चला सकते, तो किसमें केवल चला सकते हैं? कॉमर्शियल। तो देख ही रहे हैं आपका 90% लगभग जो आवास हैं वह बिना नक्शा पास किए हुए या नक्शा का उल्लंघन करके ही बने हैं। तो सरकार चाहे, यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण चाहे तो प्रयागराज के मैं बता दूं 90% बिल्डिंगों को क्या कर सकता है? गिरा सकता है। लेकिन आपका दिक्कत, तमाम अवैध फ्लैट बने हैं, चल रहे हैं, कोई पूछने वाला प्रयागराज में नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसमें का कोई अपराध कर देता है या विपक्षी पार्टी का है, तो तुरंत बाबा का बुलडोजर क्या होता है? आपका चलने लगता है और 24 से 48 घंटे में आपका गिरा दिया जाता है। एक उदाहरण अच्छा हम बता रहे हैं। जो ओमेक्स आपका कॉम्प्लेक्स है, यानी कि आपका जो नोएडा का मामला है, आपने देखा कि जो श्रीकांत त्यागी था वह जाकर सोसाइटी में गुंडे भेजा, सोसाइटी के लोगों को धमकाया, वीडियो वायरल हुआ, आपका मने बहुत छीछा लेदर हुआ सरकार का। तो सरकार 2 ही दिन में एक्शन में आ गई, सबको गिरफ्तार करके जेल भेजी और जाकर उसका घर वहां अवैध बना ही था, अवैध निर्माण और कर लिया। 2 मकान का था, 5 बना लिए। उसमें नक्शा पास होता है, नक्शा के विपरीत अगर एक भी ईंट डाले हैं तो वह ईंट क्या होगी? आपका बुलडोजर बाबा क्या करेंगे? उखाड़ देंगे। हाँ, ये याद रखिए। एक ईंट आप नक्शा के आप एक आप कह सकते हैं नक्शा के विपरीत खिड़की भी नहीं खोल सकते। जो नक्शा पास हुआ है तो अक्षरशः बहुत कम लोग ही पालन करते हैं। एक बार नक्शा पास हो गया तो अपना दिमाग लगाकर, लेकिन खतरा मौजूद है। करोड़ों की बिल्डिंग क्या होगी? आपका ध्वस्त हो सकती है। बस हंटर चल जाए बाबा का, और हंटर मतलब क्या चल जाए? बुलडोजर। तो जो त्यागी समाज था आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसने सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन बुलाकर पूरा लोगों को जुटाया और कहा कि केवल श्रीकांत त्यागी पर ही कार्यवाही क्यों? इनसे मुकदमा सरकार वापस ले और जो अवैध बिल्डिंगें उस कॉलोनी में बनी हैं फ्लैट में, उसको भी तो तोड़ा जाए। तो आपका चूंकि भाजपा का नेता था ही, तो अंदर खाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट आई होगी कि भाई कार्यवाही की जाए, नहीं तो 2024 विफल हो जाएगा। त्यागी समाज आपका लोकदल या सपा में चला जाएगा, तो बाबा का बुलडोजर 48 घंटा में नोटिस देकर और 20-25 मकानों को क्या किया? गिरा दिया। नोटिस की अवधि देखिए, वैसे नोटिस 4-5 दिन पहले दी जाती हैं। इस मामले में आपका मान लीजिए शुक्रवार को नोटिस दी गई, हाई कोर्ट शनिवार और रविवार को बंद है, 48 घंटा बीता, नहीं लोग स्वतः गिराए तो बाबा का बुलडोजर जाकर क्या किया? गिरा दिया। सोमवार को कोर्ट खुली तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट ने आपका बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है कि जब तक हम फैसला, लेकिन तब तक तो 10-15 मकान क्या किए गए हैं। तो ये भी है कि आपको गिराना ही है तो कम से कम रिन्यूएबल नोटिस दीजिए। ये क्या 1 मिनट पहले नोटिस दिया जाए कि हटाओ, तो क्या 1 मिनट में संभव है? आपका कंगना रनौत का भी मामला था कि जब उद्धव सरकार थे और कंगना ने पूरी तरह उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो बिना नोटिस 24 घंटे पहले देकर थी भी नहीं और उसका मकान क्या किया गया? गिरा दिया गया। तो हाई कोर्ट ने मुआवजा दिलवाया और कहा कि सरकार उत्तरदायी है और क्या दे? मुआवजा। भाई मुआवजा अब तो न रही बांस न बजेगी बांसुरी, अब तो खुदे बेचारे देख ही रहे हैं कि अपनी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और भाजपा ने जो चाल चल दी, उसी चाल में शिवसेना आपस में ही क्या हो गई?
लड़ गई, कमज़ोर तो हो ही गई। आपका आधा आधा बट जाएंगे तो ऐसे ही वोट क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि बताने का मतलब ये हुआ कि आपको कहीं भी निवास करने और बसने की आज़ादी है, लेकिन सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है व्यवस्थाओं को देखते हुए। और दो आधार हैं प्रतिबंध के, कौन कौन? एक सामान्य जनता के हित में, और दूसरे किस आधार पर? जनजातीय क्षेत्रों में आने जाने पर भी रोक, और निवास करने और बसने पर भी क्या लगा सकती हैं, रोक। अगला स्वतंत्रता देखिए, अगली आपकी स्वतंत्रता है कि भारत के सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19(1) आपका एफ में संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। यानी कि किसकी फ्रीडम दी गई थी? संपत्ति को। तो अब संपत्ति रही नहीं, इस संपत्ति की स्वतंत्रता को रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। तो खंड याद रखिए, कौन सा खंड निश्चित है? एफ 19(1)(f। वर्तमान में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद किस में जोड़ा गया है? 300 के ए में, 300 ए। तो डिटेल में हम बताएंगे, संपत्ति आपका अनुच्छेद 31 आएगा, उस समय डिटेल में चलेगा और कई जगह से हमें जोड़ना भी पड़ेगा। अब तो भाई मुआवजा ज़्यादा मिल रहा है, क्या क्या संशोधन किए गए थे, क्यों हटाया गया, और एकदम इतिहास से बताया जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल से शुरू करना पड़ेगा जो राइट टू प्रॉपर्टी है। तो एक लाइन बस इतना याद रखिए कि सरकार जब चाहे तब आपकी ये जो प्रॉपर्टी है एक्वायर कर सकती है, बस क्या देकर? आपका प्रतिकर। ये है कि प्रतिकर अब ज़्यादा मिल रहा है, 4 गुना कर दिया गया है। जो सरकारी कीमत है, अगर किसानों से लिया जा रहा है ज़मीन, तो उसका 4 गुना मुआवजा सरकार दे रही है। तो पहले मुआवजा कम मिलता था, यही है कि अब मुआवजा क्या हो रहा है, यानी कि जो मान लीजिए सरकारी रेट अगर 6,000 है प्रति वर्ग मीटर या जो भी हो, जिसमें अगर सरकार आपकी जितनी ज़मीन लेती है उसका 4 गुना, कृषि भूमि है तो कितना? 4 गुना पैसा मुआवजा देती है। तो अगला देखिए, आपका लास्ट जो अधिकार है स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब भी पढ़िएगा आपका अनुच्छेद 301 से लेकर और 307 तक जो मूल अधिकार हैं, व्यापार, वाणिज्य और इत्यादि की स्वतंत्रता, उसको भी कोरिलेट करके पढ़ना है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद देखिए तो सही है ना, 321 है ना, 301 से 307, एक बार देखिए। तो इसको कल कोरिलेट करके भूमिका हल्का सा देख लीजिए 1-2 मिनट, तब ये सारे लिखवा जाए भाई, क्योंकि इस हफ्ते समाप्त हो जाए तो अगले हफ्ते से आपका नया कानून शुरू किया जाए, माइनर भी थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। फिर एक बार देखिए, आपका हल्का सा भूमिका देखिए, जो आपको वकालत करने की आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, ये हमारा संविधान देता है। और अनुच्छेद 19(1)(g) ये बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई वृत्ति माने प्रोफेशन, आप डॉक्टरी का काम कर सकते हैं, इंजीनियर का काम कर सकते हैं, वकील का काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य चाहे तो कोई क्वालिफिकेशन लगा सकता है कि डॉक्टरी का काम तभी करेंगे जब आप एमबीबीएस पास हो, और वकील का काम कभी तभी करेंगे जब क्या पास हो मुन्ना भाई? एलएलबी।
तो हर्ता लगा सकती हैं कि नहीं। इसी में जो 45 साल वाली हर्ता है फिर उसको कवर करना है। तो आपका वृत्ति ये बताना है। इसके बाद उपजीविका ये भी हमें बताना है। व्यापार या कारोबार, तो भागीदारी बना लीजिए, संगठन बना लीजिए, कंपनी बना लीजिए और क्या करिए, कोई व्यापार करिए। तो अब एकाधिकार भी इसी में आपको जानना रहता है कि सरकार चाहे तो व्यापार पर एकाधिकार जमा सकती हैं कि ये व्यापार केवल मैं करूंगी, आम जनता को अधिकार नहीं। जैसे ट्रेन चलाना है तो केवल मैं चलाऊंगी, पुलिस रखना आपका ट्रेन आम जनता नहीं चलाएगी। या बस चलाना है तो मान लीजिए बनारस से प्रयागराज बस सरकारी चल रही हैं, तो सरकार ये नियम अगर बना दे कि इस रोड पर अब प्राइवेट बस नहीं चलेगी, केवल सरकारी बस चलेगी, तो ये नियम वैध माना जाएगा। और प्राइवेट बसें प्रतिबंधित हैं इस रोड पर, उसके लिए अब परमिट लेना पड़ता है। तो बिना परमिट के चल रही हैं। अब कैसे चल रही हैं आप भी जानते हैं कि क्या धन धन धन। तो हर एक थाने पर धन दीजिए और बस और वाहन खूब तेज रफ्तार से बिना परमिट के क्या करिए। पहले तो आरटीओ दिख भी जाती थी, अब तो पता ना कहाँ कभी दिखता ही नहीं आरटीओ। पहले आपका घूमते रहते थे, किसकी परमिट है नहीं है चेक करते थे। अब हो सकता है कि जिस प्रकार थाने पर पहुंच जाता है पैसा, उसी प्रकार आरटीओ ऑफिस में भी बस और इत्यादि लोग महीना में क्या करते होंगे कि पर क्या आप टहलेंगे, आपको आने की क्या आवश्यकता है, हम ही आपके पास आ जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि आपका घर घर न्याय, तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, घर पर जाकर मोबाइल सेवा, यानी कि मोबाइल सेवा अब शुरू हुई है कि घर घर जाकर क्या करें। तो उसी प्रकार हम आपके यहाँ आ जाएंगे और ले लीजिए पैसा और वाहन का तेल जलाने की आवश्यकता। तो इसको थोड़ा रेस्ट ले लीजिए 10 मिनट, तब ये सारे लिखवाया जाएगा। इसको कल हम बताएंगे। लास्ट अधिकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा पढ़ कर आइए किताब से। और अनुच्छेद 301 से लेकर कहाँ तक 307, इसी समय वो भी पढ़ा दिया जाए।